ही एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ शिक्षा विद दीक्षा। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में, यानी आनुवंशिकता और पर्यावरण या वातावरण की हम बात करें तो हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे टेट जो है उसमें भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे आपका नेट हो जाए उसमें भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसमें सिर्फ हम आज मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, इन दोनों की। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पर इन दोनों का क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अभी आगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन में आप इसके साथ साथ आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि अ ग्रेट कंट्रोवर्सी हैज़ अपीयर्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एज रिगार्ड्स द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है और वो भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है कि एक बच्चे के डेवलपमेंट पे, एक जब बच्चे का विकास होता है तो उस पर आनुवंशिकता और वो उसका जो आसपास का वातावरण है उसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है, तो एजुकेशन की फील्ड में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस कई कई बोलते हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता और कई लोग बोलते हैं कि बहुत प्रभाव पड़ता है। तो कंट्रोवर्सी जो है ये चली आ रही है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के सामने आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप इसको ऐड करिएगा। उसके बाद एजुकेशन इज़ द पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पर्सनस मेंटल एंड मॉरल मेकअप। ये मेंटल और मॉरली भी पर्सन से रिलेटेड होता है और मेंटली भी पर्सन से रिलेटेड होता है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर बोथ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अ पर्सनस डेवलपमेंट एंड दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। दोनों के दोनों, आनुवंशिकता की बात भी करें और एनवायरनमेंट की बात भी करें, वातावरण की बात भी करें, तो दोनों की ही जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी पर्सन के डेवलपमेंट में। जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करती है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ये फॉर्मूला है। ये डायरेक्ट भी कई बार टेट में पूछ ले जाता है, या तो मैथमेटिकल फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, या ये बोल सकते हैं कि ये दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। और इसके साथ साथ क्वेश्चन इस तरीके से भी टेट में आता है कि जो एक बच्चे की डेवलपमेंट होती है उसमें सबसे ज़्यादा हाथ किसका होता है। एक ऑप्शन देंगे आपको, उसमें लिखा जाएगा हेरिडिटी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में हेरिडिटी है, दूसरे ऑप्शन में एनवायरनमेंट है, तीसरे ऑप्शन में आ गया फॉर एग्जांपल तीसरे ऑप्शन में आ गया नन ऑफ द अबव और नोटा, और चौथे ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि ए एंड बी बोथ। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, ए एंड बी बोथ। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों इक्वली जो है वो इफ़ेक्ट डालती है डेवलपमेंट पे। तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। तो नेक्स्ट है बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट लाइकली कंट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस में दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे हेरिडिटी हो चाहे एनवायरनमेंट हो। अब बात करते हैं मीनिंग की। मीनिंग हम दोनों का अलग अलग लेते हैं क्योंकि दोनों सेम मीनिंग एक्वायर नहीं करते हैं। हेरिडिटी का अपना मतलब होता है, एनवायरनमेंट का अपना मतलब होता है। तो सबसे पहले हम हेरिडिटी का मतलब समझते हैं। जेनेटिक आनुवंशिकता जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो आनुवंशिकता से जैसे पता चलता है कि जो जेनेटिक हमारे पास चीज़ें आती हैं, जैसे मुझे मेरे फादर से मिली है और फादर को उनके फादर या मदर से मिली है, तो पेरेंट्स से जो जो चीज़ें आगे बच्चों में आती हैं वो पूरी की पूरी हेरिडिटी में काउंट की जाती हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि द जेनेटिक मटीरियल पास्ड डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। जो भी बच्चों को उनके माता पिता से मिलती है चीज़ें, वो सारी की सारी जेनेटिक जो चीज़ें होती हैं वो हेरिडिटी होती है। ब्रॉडली स्पीकिंग इट इज़ द सम टोटल ऑफ द ट्रेट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स दैट द चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम द पेरेंट्स। जो भी ट्रेट्स, जो भी गुण और जो भी विशेषताएं बच्चे को अपने पेरेंट्स से मिलती हैं वो सारी की सारी जो है वो हेरिडिटी के अंदर काउंट होती हैं। हेरिडिटी कैन ऑल्सो बी टेकन एज द पोटेंशियलिटीज, करेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज टेकन फ्रॉम द पेरेंट्स थ्रू बर्थ। बर्थ के थ्रू जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से कोई भी कैपेबिलिटीज़ या पोटेंशियल या विशेषताएं या एबिलिटीज़ जो सारी की सारी लेता है वो सारी हेरिडिटी होती है। हेरिडिटी इज दस द टोटलिटी ऑफ characteristics of physical, mental, emotional, relax action and instinct transmitted from the parents to their children. The genes are the true carriers of heredity. Basically इसमें heredity में है क्या, heredity में
सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना कि जो जो चीज़ें, चाहे वो विशेषताएं हों, चाहे वो अच्छी बातें हों, चाहे वो बुरी बातें हों, चाहे वो स्पेशल चीज़ें हों, चाहे वो किसी काम को करने की क्षमता हो, चाहे वो कोई कोई स्पेशल काम करने की क्षमता हो, चाहे वो हमारा माइंड हो, हमारा बिहेवियर हो, कोई भी चीज़ जो हमारे को अपने मदर या फादर, अपने पेरेंट्स से मिलती है, वो पूरी की पूरी चीज़ें जो है हेरिडिटी में आती हैं। वो पूरा का पूरा जो हेरिडिटी जो होता है वो पूरा का पूरा जोड़ होता है, पूरा का पूरा सम होता है, टोटल होता है, वो हेरिडिटी होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो लास्ट जो इसमें पॉइंट है, जो जीन्स होते हैं, जीन्स आर द ट्रू कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी, ये इंपॉर्टेंट है। जीन्स आपको याद रखने हैं। जो जीन्स होते हैं हमारे, वो कैरियर होते हैं हेरिडिटी के। हेरिडिटी जो हमें अपने मदर फादर से मिलती है वो जीन्स के थ्रू मिलती है। जीन्स के थ्रू हमारे पेरेंट्स से हमारे में चीज़ें आती हैं। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है मीनिंग में आप इतना ही लिखेंगे, बाकी जो आपको ठीक लगता है आप लिख सकते हैं अपनी तरफ से। मैंने इसमें डेफिनेशंस में भी सिर्फ 3 ही डेफिनेशंस इसमें लिखी हैं, जो कि मोर देन एनफ है, जो कि मैंने छोटी छोटी डेफिनेशंस जो हैं वो आपके लिए लेके आई हूँ। बाकी अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं कि आप बड़ी बड़ी डेफिनेशंस लिखो और बहुत सारी डेफिनेशन लिखो। 3-4 डेफिनेशंस मोर देन एनफ होती हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले रुत की हुई है ऐड, जिसमें लिखा हुआ है कि हेरिडिटी इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अपने पेरेंट्स से जो बच्चों में आगे ट्रेट्स जो ट्रांसमिट होते हैं, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं, वो हेरिडिटी होती है। जेम्स बोलते हैं कि हेरिडिटी इज़ द ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल करेक्टरिस्टिक्स। इसमें फिजिकल और मेंटल करेक्टरिस्टिक्स ऐड कर देना, बाकी सेम टू सेम ऊपर से आ जाएगा। उसके बाद थॉमसन बोलते हैं कि हेरिडिटी इज़ मेनली अ कन्वीनियंट टर्म फॉर द जेनेटिक रिलेशन बिटवीन सक्सेसिव जनरेशन। सक्सेसिव जनरेशन का मतलब है जैसे मेरे दादा परदादा की मेरे दादा की जनरेशन, फिर उसके बाद मेरे फादर की जनरेशन, उसके बाद हमारी जनरेशन, फिर आगे हमारे बच्चों की जनरेशन, फिर उनके बच्चों की जनरेशन, इस तरीके से उनको सक्सेसिव जनरेशन बोलते हैं, आगे से आगे। तो जेनेटिक रिलेशन जो होता है हमारा हमारे बच्चों से, उनका उनके बच्चों से, वो जो है वो टर्म जो होती है वो हेरिडिटी कहलाती है। इजी है। उसके बाद आता है एक टर्म इनहेरिट्स। कई बार ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि जो इनहेरिट्स होता है वो क्या होता है जी। इनहेरिट्स क्या होते हैं बेसिकली। दिस क्वेश्चन हैज़ नॉट येट बीन प्रॉपरली आंसर्ड। इसको प्रॉपरली जैसे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के कंसेप्ट को ही पूरे के पूरे को कंट्रोवर्सी बताया गया है, उसी तरीके से इनहेरिट को भी जो है वो प्रॉपरली आंसर नहीं किया गया है। इट इज़ 1/2 ऑफ द इनहेरिटेंस is from the parents, 1/4 from the grandparents, 1/8 from the great grandparents and 1/16 and so on from gradually further removed ancestors। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे दादा परदादा हैं, हमारे दादा परदादा के जितने भी गुण होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे दादा परदादे के क्या है, हमारे दादा परदादे ये हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर है, उनके उनके गुण थे टोटल 1, ठीक है। उनसे आए फिर हमारे ग्रैंडफादर में आधे, ये आ गया 1.5। ये ग्रैंडफादर के पास हाफ मिल गए। फिर ग्रैंड पेरेंट्स से आए हमारे पेरेंट्स को उस हाफ का आधा मतलब हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, जो कि 1/4 हो गया। उसी तरीके से हमारे पेरेंट्स से आए हम में, दैट इज़ मी, जो 1/4 का है उसका भी आधा, तो इसको मैं बोल सकती हूँ 1/8, राइट। तो 1/8 मुझे मिल गया। उसके बाद से मुझसे मेरे बच्चों में जाएंगे, ये मैं हूँ मी, ये 1/8 था, और मेरे बच्चे चिल्ड्रन लिख दिया मैंने, तो 1/8 डिवाइडेड बाय 2, वो आ जाएगा 1/16। तो ये चीज़ें जो है फिर उनके बच्चों में जाएगी, फिर उनके बच्चों में, ये जो है वो फर्दर क्या है चलती जाएंगी। ये चीज़ें इनहेरिट्स बताती हैं कि मतलब कि हाफ ऑफ द पेरेंट्स, मेरा हाफ मेरे बच्चों को जाएगा, उनका हाफ उनके बच्चों को जाएगा, ये इनहेरिट्स होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है ऑल आर इनहेरिट्स दैट वी ओ फ्रॉम आर पेरेंट्स। जो भी चीज़ें हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं वो सारी की सारी चीज़ें इनहेरिट्स होती है। विच इंक्लूड, क्या क्या होता है उसमें? उसमें होता है फिजिकल, मेंटल एंड पर्सनैलिटी। फिजिकल कि हम कैसे दिखते हैं, हमारा आई कलर कैसा है, हमारा स्किन का कलर कैसा है, हमारी हाइट कितनी है, हमारे हेयर हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, वो फिजिकल में आ जाएगा जी।
दूसरा है मेंटल ट्रेट। मेंटल ट्रेट का मतलब इंटेलिजेंस। अगर मेरे फादर या मदर में से कोई इंटेलिजेंट है, तो अगर मैं भी इंटेलिजेंट हूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरे को वो चीज़ मेरे पेरेंट्स से मिली है। एबिलिटी टू सिंग, अगर मेरे मदर या फादर में से कोई जैसे सिंगर है फॉर एग्जांपल, तो मैं अगर कोई उस चीज़ को फॉरवर्ड लेके चल रही हूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि ये मेरे को अपने पेरेंट्स से मिली है। राइटिंग होगी एट्सेट्रा, जो भी चीज़ें मेंटल से रिलेटेड है, जो हमारी मानसिकता से रिलेटेड है, वो मेंटल ट्रेट आ जाएगी। तीसरा है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ऑनेस्टी डिसऑनेस्ट, इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन एट्सेट्रा। मतलब कि पर्सनैलिटी कैसे, अगर मेरे मदर फादर का नेचर ऐसा है कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उनको ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है, और मुझे भी घुलना मिलना पसंद नहीं है, तो वो चीज़ें मैं बोल सकती हूँ वो चीज़ें मुझे मेरे पेरेंट्स से आई है। जैसे मेरे पेरेंट्स खूब जो है वो, उनको सोशल जो है वो फुली डेवलप्ड हैं, उनको घुलना मिलना अच्छा लगता है, लोगों को अपने घर बुलाना अच्छा लगता है, लोगों के घर जाना अच्छा लगता है, खूब बातचीत करना अच्छा लगता है। सेम वो चीज़ मैं भी करती हूँ। तो वो पर्सनैलिटी का जो ट्रेट है वो मैं इनहेरिट बोल सकती हूँ कि वो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिली है। राइट, आपको आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो ये था हेरिडिटी के बारे में। अब जो हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब वातावरण, पर्यावरण। एनवायरनमेंट वर्ड से जो हम फैमिलियर हैं, हमारे को पता है कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। वातावरण पर्यावरण का मतलब होता है हमारे आसपास का जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। वो हम इसको साइकोलॉजी में या यहाँ पे इसलिए पढ़ते हैं, किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि चाइल्ड के, किसी भी बच्चे के विकास में जो उसका आसपास का वातावरण है, उसकी फैमिली मेम्बर्स आपस में कैसे रहते हैं, बच्चे के साथ कैसे रहते हैं, और वो आसपास क्या चीज़ें देखता है, लड़ाई झगड़ा देख रहा है, खुशी देख रहा है, दुख देख रहा है, उस चीज़ का जो है बच्चे पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तब जो है साइकोलॉजी में इसका इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। तो इसमें मीनिंग में हम लिखेंगे द एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट अ पर्सन इंक्लूडिंग फैमिली, कल्चर, एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड पीयर रिलेशनशिप। उसके अपने दोस्तों के साथ कैसे रिलेशन है, उसका जो वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है या पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, इस चीज़ का इफ़ेक्ट जो है वो बच्चे पे पड़ता है। एजुकेशन, उसका जो घर है, फैमिली है, वो कितनी एजुकेटेड है या फिर वो खुद कितना एजुकेटेड है, इस चीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो पर्सन पे पड़ता है। ये पूरा का पूरा जो है एनवायरनमेंट पे आ जाता है, इस एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड होता है। द एनवायरनमेंट में भी फिजिकल, सोशल, मेंटल और किसी भी टाइप की हो सकते हैं एनवायरनमेंट। द सम टोटल ऑफ ऑल सिमुलेशंस विच द चाइल्ड रिसीव फ्रॉम इट्स कंसेप्शन टिल डेथ कॉल्ड एनवायरनमेंट। जब एक बच्चा अपनी माँ की कोख में जब जाता है, मतलब जब माँ एक कंसीव करती है, उस टाइम से माँ को किस तरीके से एनवायरनमेंट मिला है 9 महीने तक, उसका इफेक्ट भी बच्चे पे पड़ता है। तभी तो बोलते हैं कि माँ को खुश रहना चाहिए उस टाइम पे, ताकि बच्चा भी है वो खुश रहे, पेट में खुश रहे। फिर जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद भी वो किस एनवायरनमेंट में रहता है, टिल जब तक उसकी मृत्यु हो जाती है तब तक वो किस एनवायरनमेंट में रहता है, वो उसका जो सम होता है ना, पूरा का पूरा जो उसका जोड़ होता है, वो एनवायरनमेंट कहलाता है। एनवायरनमेंट फैक्टर कैन ऑल्सो अफेक्ट अ फीटस इन द वूम, जो कि मैंने बोला कि जो पेट में गर्भ माँ की गर्भ में जो फीटस होता है, छोटा बच्चा जो होता है, उस पे भी जो है जो एनवायरनमेंट का है उसका जो है इफ़ेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल इन कोरोना पीरियड इट वाज सेड स्पेशली, ये मैंने खुद से ऐड किया हुआ है, ये वाला एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हो कि जैसे कोरोना पीरियड में स्पेशली जो है वो प्रेग्नेंट लेडी को ये बोला गया था कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उनसे थोड़ा दूर रहिएगा। अगर घर पे किसी इंसान को कोरोना है या जुकाम कुछ भी है थोड़ा बहुत, तो उनको प्रेग्नेंट लेडी से दूर दूर रहने के लिए बोला। क्यों रहने के लिए बोला? क्योंकि ताकि जो उसका इफ़ेक्ट है वो बच्चे पे भी ना पड़े। क्यों? वो तो वातावरण में है। अब ऐसा तो है ना कि बच्चे ने जन्म ले लिया, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो एनवायरनमेंट का जो फ़र्क है, जो वातावरण का जो फ़र्क है वो पड़ता है बच्चे पे, चाहे उसने जन्म लिया है चाहे वो माँ की गर्भ में है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे डेफिनेशंस ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें भी मैंने 3 ही ऐड की हुई हैं, बोरिंग की, मार्केस की एंड वुडवर्थ की। बोरिंग बोलते हैं द एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग अफेक्ट द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। जीन्स के अलावा जितनी भी चीज़ें किसी इंसान को अफेक्ट करती हैं वो सारी की सारी चीज़ें एनवायरनमेंट कहलाती हैं। मार्किस बोलते हैं एनवायरनमेंट कवर्स ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स दैट हैव एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगिन लाइफ। जब भी
एक इंसान को जीवन मिलता है, चाहे वो पेट में हो चाहे बाहर हो। जब जो चीज़ें भी उसको बाहरी चीज़ें जो भी इफ़ेक्ट करती है वो एनवायरनमेंट कहलाती है। वुडवर्थ बोलते हैं, गिव मी अ चाइल्ड एंड अ सूटेबल एनवायरनमेंट। मुझे एक बच्चा दे दीजिए और एक एनवायरनमेंट, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दे दीजिए। जो आप चाहते हैं मैं उसको वो बनाऊंगी। अगर आप चाहते हो कि उसे इंजीनियर बनाना है तो मैं उसे इंजीनियर बनाऊंगा। डॉक्टर बनाना है या लॉयर बनाना है या ट्रेड्समैन बनाना है, जो भी आप चाहते हैं मैं उसे वो बना के दूंगा। आप मुझे एक बच्चा दीजिए और एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दीजिए। उनका बोलने का मतलब सिर्फ यही था कि एनवायरनमेंट का जो है बच्चे पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। वो तो ये बोलते थे कि जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसे ही बच्चा जो होगा, बच्चा भी वैसे ही होगा जैसा एनवायरनमेंट होगा। तो ये थी जी डेफिनेशंस। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेपिटेडली क्वेश्चंस पूछा जाता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो आपकी बीएड के एग्ज़ाम हो, चाहे आप जेबीटी कर रहे हो, सॉरी डीएलएड कर रहे हो, चाहे आप एमएड कर रहे हो। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप रीड भी कर सकते हैं या आप पढ़ भी सकते हैं। तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। दीज टू आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हेरिडिटी एंडोज ईच इंडिविजुअली विद कैपेबिलिटीज, एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट, एंड इट इज़ फॉर एजुकेशन टू प्रोवाइड स्कोप फॉर देयर एक्सपेंशन एंड एक्सप्रेशन थ्रू फेवरेबल एनवायरनमेंट। कुछ नहीं है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में। और ईच इंडिविजुअल, हर एक इंसान की कैपेबिलिटी, एटीट्यूड और इंटरेस्ट जो है इन चीज़ पे डिपेंड करता है। सो एजुकेशन जो है वो उनको प्रॉपर मिलनी चाहिए, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हैप्पीली सिलेक्टेड एनवायरनमेंट हैज़ वर्कड मिरेकल विद मैनी होपलेस, डेलिकेंट एंड क्रिमिनल्स। कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल निराश हैं या बहुत ही डेलिकेट हैं, उनको छोटी छोटी बात पे जो है वो बहुत ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ता है, या क्रिमिनल हैं। उनको अगर हम ऐसा एनवायरनमेंट दें जो हैप्पी हो, जॉली हो, मतलब खुश रहने वाला एनवायरनमेंट हो। टेस्ट हैज़ रिवील्ड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ डेलिकेट चिल्ड्रन आर नॉर्मल एंड देयर फॉल वॉज ड्यू टू हार्मफुल इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे टेस्ट जो है ये रिवील करते हैं कि उनका एक हैप्पी एनवायरनमेंट का ऐसे बच्चों पे बहुत अच्छा जो है वो फ़र्क देखने को मिला है, अगर उनको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए तो। नॉलेज ऑफ हेरिडिटी we can estimate about the nature of an individual, and by giving an appropriate environment we can acquire the result that we wanted। ये भी है कि हेरिडिटी का भी नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना है किसी भी इंडिविजुअल के नेचर को पहचानना। क्योंकि अगर हमारे को पता होगा कि हाँ इसकी ये हेरिडिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टीचर हूँ और मुझे स्कूल में ये जानना है कि मुझे स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन करवाना है और मुझे कहीं ना कहीं ये आइडिया है कि इनके मदर फादर में से कोई सिंगर है या कुछ भी है, तो मैं उस बच्चे से गवा सकती हूँ। मैं ये नहीं बोलती कि उसको आएगा ही आएगा, पर मैं कहीं ना कहीं ये होप लेके चलूँगी कि नहीं, क्या पता ये इसको भी आता हो, या उसको खुद को ही नहीं पता, बच्चे को खुद को ही नहीं पता कि वो गाना भी गा सकता है। तो थोड़ा बहुत पुश करके या गाइड करके उसको हम सिखा सकते हैं कि हाँ आप ये चीज़ अच्छे से कर सकते हो, आपको ये चीज़ करनी चाहिए। चाइल्ड फ्रॉम अ हेल्दी एनवायरनमेंट इज़ well developed and well grown as compared to that child who comes from unhealthy environment। इसका मतलब क्या हुआ, एक बच्चा है जो हेल्दी एनवायरनमेंट से है वो अच्छी तरह से डेवलप्ड होगा, अच्छी तरह से पला बड़ा होगा। जो दूसरा बच्चा है बेचारा जिसका एनवायरनमेंट ही अनहेल्दी है, उसकी डेवलपमेंट कहीं ना कहीं उस तरीके से नहीं होगी जिस तरीके से दूसरे बच्चे की होगी। इट हैज़ बीन सीन दैट वेल सक्सेसफुल पेरेंट्स हैव चिल्ड्रन हैविंग गुड मेंटल लेवल, एंड इफ़ अ गुड एनवायरनमेंट इज़ गिवन टू दोज चिल्ड्रन दे विल ऑल्सो बिकम सक्सेसफुल। ये अक्सर देखा गया है कि जो सक्सेसफुल पेरेंट्स होते हैं उनके जो बच्चों का जो मेंटल लेवल होता है वो अच्छा होता है। अगर उन बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए तो वो सक्सेसफुल ज़रूर बनते हैं। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि सभी सक्सेसफुल पर्सनस के बच्चे भी सक्सेसफुल होंगे, मैं ये बोल रही हूँ कि जो सक्सेसफुल पर्सन होंगे उनके बच्चों का मेंटल लेवल अच्छा होगा, अगर उनको एनवायरनमेंट उस हिसाब से मिल दे दिया जाए तो। जो अनसक्सेसफुल बच्चे हैं ना, ज़रूर उनके एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा होगा, या माँ बाप के पास टाइम नहीं होगा कि माँ बाप अपने बच्चों को जो है प्रॉपर टाइम दे सके, एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके ताकि उनका डेवलपमेंट। अक्सर ये होता है ना कि जो मैंने भी अक्सर नोटिस किया है कि जो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना,
खुद वो बहुत स्ट्रगल करके जो है उन्होंने सक्सेस जो है वो हासिल की होती है, और वो सेम चीज़ जो है वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि जितनी स्ट्रगल हमने किया है उतनी स्ट्रगल जो है वो हमारे बच्चे भी करें। जिस तरीके से हमने सीखा है, हमने भी तो अपने आप ही सीखा हुआ है, हमने भी तो सिचुएशन से सीखा हुआ है, तो हमारे बच्चे भी जो है वो खुद सीखें और सिचुएशन के हिसाब से सीखें। ऐसा नहीं होता है। अगर आप कैपेबल हो, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कैपेबल हो, आप पेरेंट्स अगर आप दोनों कैपेबल हो, तो आप बच्चे को प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करिए ताकि बच्चा जो है वो उस एनवायरनमेंट में प्रॉपरली वो सीख सके, अच्छे से सीख सके। तो एक एनवायरनमेंट ज़रूरी नहीं है कि जीन्स ही अच्छे हों, जीन्स के साथ साथ एनवायरनमेंट का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि बहुत अच्छे एनवायरनमेंट को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके वो बच्चा जो है वो एक डेवलप्ड बच्चा कहलाता है या सक्सेसफुल बच्चा कहलाता है। सक्सेसफुल मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो जॉब लगेगा, IAS ऑफिसर या कुछ डॉक्टर बनेगा। एक इंसान के अगर एक इंसान के तरीके से भी सोचा जाए या इंसानियत के तरीके से सोचा जाए, वो एक सक्सेसफुल इंसान बनेगा। तो ये था आज का थोड़ा बहुत ज्ञान। तो नेक्स्ट पॉइंट है heredity and environment both are important equally because one of them is useful when it comes to interact with another one. environment और heredity आपस में interact करके ही कुछ ना कुछ इक्वली वो देते हैं, पूरी की पूरी निचोड़ जो है वही है। दे ऑलवेज रन विद ईच अदर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरी वन। ये दोनों हमेशा साथ में चलते हैं और जो कि ज़रूरी भी है, दोनों का होना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि एनवायरनमेंट तो प्रॉपर मिलता है पर वो जीन्स उस हिसाब से नहीं होते हैं। बच्चा जितना मर्जी दिमाग लगा ले भाई, बच्चे ने उतना ही सीखना है जितना उसका दिमाग होगा मेरे ख्याल से। तो उसी तरीके से मैं बोलती हूँ कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। तो ये था अब आता है कंक्लूजन में सारी की सारी चीज़ें लिख सकते हो आप ऊपर से रिलेटेड जो भी आपको लगता है। तो मैंने इसमें लिखा है कि फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन से दैट हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीबडीज़ लाइफ। सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ इज़ वट वी आर टूडे। जो हम आज हैं ना, वो कॉम्बिनेशन है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। जो हमारे जीन्स हैं या वातावरण जो हमारे को आसपास से मिला है वो है हम आज। तो हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों का मिश्रण है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टोटली डिपेंडेंट ऑन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये हमने पिछली वीडियोस में भी देखा है कि जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ रहे थे तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। हैविंग गुड जीन्स कंबाइन विद द राइट एनवायरनमेंट विल गिव अ वेरी गुड इंडिविजुअल टू द फैमिली और द सोसाइटी। जैसे मैंने ऊपर भी बोला कि जब एक गुड जीन्स वाला इंसान एक राइट एनवायरनमेंट में पलता है, बढ़ता है, तो वो बहुत ही अच्छा इंडिविजुअल निकल के सामने आता है, बहुत ही अच्छा इंसान निकल के सामने आता है, जो कि उनकी फैमिली के लिए भी अच्छा होता है और कई बार पूरी सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होता है। तो ये था जी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा जो है वो मैंने नोट्स खुद से प्रिपेयर किए हैं। आई होप आपको ये जो नोट्स हैं ये बेनिफिशियल हो रहे होंगे कहीं ना कहीं, ये वीडियो आपको बेनिफिशियल होगी कहीं ना कहीं। तो अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सारे बेनिफिटेड हों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर कोई गलती हो गई हो मुझसे या मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो या फिर आपको कुछ ऐड करना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो में। तो बस इतना सा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।